हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म। आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग यूपी टेट में जो प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 8 जनवरी 2020 को हुआ था। एक्चुअली 2019 का ये एग्जाम था जो कि 8 जनवरी 2020 को कराया गया था। इसके 15 क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत डिटेल में अच्छे से समझ लिए थे। अब चलिए आगे के 15 क्वेश्चंस आज कंप्लीट करके इसको पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियोस को शेयर करते रहिए, अपने फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए लगातार चैनल से। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 16 है, यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि 15 क्वेश्चन मैंने पहले डिस्कस करा दिए हैं, इसलिए 16 नंबर से अब डिस्कस कर रहे हैं। इसमें बोला गया एक पाइथागोरस त्रिक जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है वो क्या होगा। तो आप देखिए, आपको मालूम है पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बहुत अच्छे जानते हैं, जो पाइथागोरस प्रमेय को संतुष्ट करते हैं। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर में मान रखने पर दोनों पक्ष बराबर हों। और दूसरा इसका शॉर्टकट क्या होता है। पहले तो आप इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के लिए सबसे सरल तरीका यह है कि आपको ऑप्शन से ही पता लग जाएगा। जैसा कि इसने कहा है कि एक ऐसा पाइथागोरियन त्रिक बताइए जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 हो। अब बताइए छोटी संख्या 8 हो, तो देखिए यहां तो छोटी संख्या 6 है, ये तो हो नहीं सकता। 6, 8, 10 ट्रिपलेट है, त्रिक है, लेकिन इसमें सबसे छोटी संख्या 6 हो गई, इसलिए ये तो होगा नहीं, क्योंकि उसने कहा सबसे छोटी संख्या 8 हो। आगे देखिए 8, 9, 10 ट्रिपलेट होता ही नहीं है, क्योंकि 8, 9, 10 में आपको मालूम है कि 8 का स्क्वायर करेंगे और 9 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ने पर 10 के स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। आप जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, ये होगा ही नहीं। आप देखिए 64 और प्लस 81, ये तो बड़ा हो जाएगा इससे, तो ये संभव ही नहीं है। डायरेक्ट ये सब किया जा सकता है, इसमें कुछ करना भी नहीं, पेन भी नहीं चलाना है, ओरल आप कर पाएंगे। यहां सबसे छोटी संख्या 8 है, बिल्कुल यही सही होगा, ट्रिपलेट है। और ये ट्रिपलेट होगा ही नहीं, क्योंकि रीजन देखिए 512 तक की संख्या जब वर्क करेंगे कितनी बड़ी संख्या हो जाएगी जब 512 का वर्ग किया जाएगा। और ये 8 का और 64 का वर्ग जब जोड़ेंगे तो 512 बहुत बड़ी संख्या होगी, ये पॉसिबल ही नहीं है। तो यानी कि ये तीनों पॉसिबल नहीं है, सी पार्ट आपका आंसर हो गया बहुत ही सिंपल तरीके से। और 8, 15, 17 आप सब जानते हैं ट्रिपलेट है। 8 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर आप चेक करके देख लीजिए, 64 और प्लस 15 का होता है 225, जोड़िए और 17 के वर्ग के बराबर होना चाहिए। 17 का वर्ग का मतलब क्या होता है, 289 के बराबर आना चाहिए। 17 का वर्ग करेंगे 289, देखिए आपका 9, 8, 2, 289 आ रहा है, ये ट्रिपलेट है। तो आपको वैसे ही पता होता है, ये ओरल क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं करना। अब बताइए इसमें क्या ट्रिक की जरूरत है, कोई ट्रिक की जरूरत नहीं है। इससे इजी ट्रिक क्या हो सकती है कि आप ऑप्शन को ही देख करके बता लें। अब हम लोगों को समझाना है तो मैं एक एक ऑप्शन आपको डिटेल कर रहा हूं, नहीं तो इससे इजी तरीका क्या है भाई, सबसे देखा हमने सबसे छोटी संख्या 8 होनी चाहिए ट्रिपलेट की, ये गलत हो गया, इसमें सबसे छोटी संख्या 6 है। इसको देखा 8, 9 का वर्ग 10 के वर्ग के बराबर होगा ही नहीं, ये भी गलत है। यहां देखा हमने कि ये ठीक है, ये दोनों का वर्ग 17 के वर्ग के बराबर होगा, सबसे छोटी संख्या 8 है, यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि ये वाला जो है 512 का वर्ग करके बहुत बड़ी संख्या मिलेगी, जो कि गलत है। यानी कि आप देख रहे हैं कि सिंपल तरीके से ओरली इसको कर सकते। अब आप बताइए कि ऐसे क्वेश्चंस में किसी भी ट्रिक की जरूरत, अब इससे इजी ट्रिक कोई हो सकती है? कोई नहीं हो सकती। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, बार बार जिनको नॉलेज ही नहीं है, जिन्होंने अभी चैप्टर पढ़ा ही नहीं, मैक्सिमम स्टूडेंट्स सर ट्रिक से बताइए करिए। आप बताइए, अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी संख्या, अभाज्य संख्या कौन सी होगी सबसे छोटी, तो आप 2 कहेंगे। इसका कोई ट्रिक हो सकता है क्या? जब पहला चैप्टर आपको पढ़ाया गया उसमें भी बच्चे लिखते ट्रिक बताइए। अरे ट्रिक का क्या मतलब है? ट्रिक का मतलब यही होता है, ट्रिक हर जगह थोड़ी ना काम करती, हर एक चैप्टर में पूरे चैप्टर में थोड़ी लग जाती है, कहीं कहीं ट्रिक काम करती। जहां जहां ट्रिक काम करती वहां मैं आपको बताता हूं। आप ढंग से वीडियोस को देखें। पहले सब लोग वीडियोस के कोर्स को कंप्लीट करें। अपना मैथमेटिक्स का जो कोर्स आपको प्रोवाइड किया गया है पूरा मेरे चैनल पे, उसको आप अच्छे से प्लेलिस्ट में जाके देखिए और उसको सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए। जो ये मूर्खतापूर्ण कुछ बच्चे कार्य करते हैं, जो कि फटाफट बस ट्रिक 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 बोलते रहते हैं, उनको मालूम नहीं कि ट्रिक एक्चुअली क्या है। बड़े बड़े संस्थान, बड़े बड़े आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर उठाइए, जो आप देखते हैं कि इतना नाम है, जिन पब्लिकेशंस का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, यूपी टेट में आप देखिए जिन्होंने पिछले वर्षों के पेपर को सॉल्व कराया है, क्या उनको ट्रिक नहीं आती? उन्होंने देखिए जहां जहां जरूरत है वहीं वहीं ट्रिक लगाई है। आप देखिए उठा करके पिछले वर्षों के सॉल्यूशन को, जहां ट्रिक लग सकती वहीं लगती है। और ट्रिक में भी बेसिक कॉन्सेप्ट आना ही चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता, कुछ भी फेरबदल होकर के अगली बार आ गया, तो आप फिर घूम जाएंगे, बिल्कुल नाच जाएंगे, चक्कर आ जाएगा, कुछ कर नहीं पाएंगे। समझिए बात को। तो सभी लोग फालतू में ज्यादा परेशान ना हुआ करें, ढंग से देखें। मैं प्रयास रखता हूं जहां पर भी ट्रिक की जरूरत है वहां पर आपको ट्रिक मिलेंगी, जो सही ट्रिक होंगी, जो आपका समय बचा पाए, या जरूरत होगा जहां पर वही बताया जाएगा, फालतू में कुछ नहीं बताया जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17। अच्छा, इसको आप और करना चाहते हैं एक पाइथागोरस ट्रिपलेट वाले क्वेश्चन को, तो इसमें आपको मालूम होता है कि ट्रिपलेट जो होते हैं 2m
एम स्क्वायर माइनस 1 और एम स्क्वायर प्लस 1। आप सभी जानते हैं कि जो ट्रिपलेट यानी त्रिक बनते हैं पाइथागोरस के वो ये होते हैं। तो इसमें इन्होंने कहा था सबसे छोटी संख्या 8 हो तो आप 2m को 8 के बराबर रख दीजिए, तो m क्या निकल आएगा 8/2 यानी 4 निकल आएगा। अब ये 4 निकल आया, m का मान यहाँ पर रख दीजिए 4, m का मान 4 रखेंगे, 4 का वर्ग 16 और -1 तो 15 आ जाएगा। यहाँ पर m की जगह 4 रखेंगे, 4 का वर्ग 16 और 1 17 आ जाएगा। देखिए, और ये तो m का मान रखेंगे तो 2 चौके 8, आप खुद ही देख रहे हैं 8, 15 और 17 इससे भी आ गया। तो जिन लोगों को ये पढ़ा हुआ है पहले से याद है, देखिए 7th 8th स्टैंडर्ड में ये ट्रिपलेट पढ़ा दिए जाते हैं कि ट्रिपलेट होते हैं, ये 8th क्लास में आपको पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से पता होता है और अच्छे से आप इसको वैल्यू रख के निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इससे भी आप कर सकते हैं उसको, अगर आपको फाइंड करना है तो। बहुत सारे तरीके, जहां पर जो तरीके संभव है बताए जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और वीडियोस को शेयर करते रहिए। z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या, एक संख्या है देखिए 4, 1, 7 और z और 8 ऐसा लिखा है। इस संख्या में देखिए यहाँ z लिख दिया गया। ये बताया गया कि ये संख्या जो है वो 9 से विभाज्य है। अगर 9 से विभाज्य है तो इसकी शर्तें मैंने आपको पढ़ाई, विभाज्यता के नियम पढ़ाए हैं, वहां पर देख सकते हैं आप। 9 से विभाज्य वही संख्या होती है जिनके अंकों का योगफल भी 9 के पहाड़े में आए या 9 के टेबल में आए। तो आप देखिए इनको जोड़ेंगे, 4, 1, 5 सभी को हम जोड़ देते हैं, बस हमें पता लग जाएगा अभी कि क्या हो सकता है जेड की जगह। 4, 1, 5, 7, 12, 8, 20, 20 तो ये हो गया। तो यहाँ 27 होता, अगर 27 बनाने के लिए यहाँ 7 होता तो 9 से कटता, और कोई संख्या बीच में 20 के बाद आती नहीं जो 9 से कटे। 20 के बाद 27 ही आता है जो 9 से कटता है सबसे पहले। तो आप जानते हैं 27 करने के लिए जेड को 7 होना पड़ेगा, यहाँ 7 लिखा हो क्योंकि बाकी का देखिए इसका इनका योगफल तो 20 हुआ। 4, 1, 5, 7, 12, 8, 20, यहाँ 7 हो जाए तो 27 होगा और वो 9 से कट जाएगा। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 7, बी पार्ट में दिया गया। बहुत सिंपल, कुछ भी नहीं करना है, आराम से जिनको रूल मालूम है वो फटाफट इसको कर लेंगे, ऐसा कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, यदि 216 ये देखिए 2160 बराबर 2 की घात a गुणे 3 की घात b गुणे 5 की घात c, आपको ये बोला गया तो आपको एक नंबर दिया गया यहाँ पर, कुछ इसका मान ज्ञात करना। इसके लिए हमें a b c पता हो तो हम मान ज्ञात कर सकते हैं। और a b c इससे पता चलेगा जो ये आपको दिया गया था, इससे आपको a b c पता चलेगा। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर a b c जिस फॉर्मेट में इसको लिखा गया, इसको देखने से ही आपको पता लग जाना चाहिए। ये क्वेश्चन सीटेट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, सीटेट में भी बहुत पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, ठीक है। तो अब आप देखते हैं कि यहाँ पर 2 गुणे 3 गुणे 5 लिखने का अर्थ ही यही है कि जो इधर संख्या है इसको अगर हम फैक्टर करेंगे, इसके गुणनखंड करेंगे, ठीक है, जो आप करते हैं एलसीएम टाइप का लिख करके ऐसे सॉल्व करते जाते हैं, 2 से 3 से काटते हैं, तो उससे जो फैक्टर्स मिलेंगे वो 2 और 3 और 5 के रूप में ही मिलेंगे इसको अगर करेंगे। तो एक तो तरीका ये है कि आप 2, 1, 6, 0 ऐसे पूरा 2 से ऐसे काटना शुरू करें और फिर करते चले जाएं, उससे निकालिए। जो आप जानते भी हैं कि इसको ऐसे ही करा जाएगा, 2 1 कम 2, फिर 0 2 8 16, फिर 0 ऐसे 2 5 10 है ना, ऐसे आप करेंगे। तो इस तरीके से आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो ये तरीका मालूम। एक तरीका ये कि ऐसा नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर जिसमें देखिए 216 के बारे में हम बहुत अच्छे से जानते हैं। 216 6 का क्यूब होता है ना, 6 की घात 3। तो इसका मतलब इसको हम अगर 6 गुणे 6 गुणे 6 के रूप में सोच लें तो ये 10 होगा। अब देखिए इसको ऐसे ना करके भी ऐसे सोच सकते हैं, और इसको 2 गुणे 3 2 गुणे 3 2 गुणे 3, इसका मतलब 2 3 बार हो गया, 3 भी 3 बार हो गया, और ये 2 गुणे 5 ही हो जाएगा। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 की घात 3 था और एक और 2 की घात 4 मिलेगा, 3 की घात 3 मिलेगा और 5 की घात 1 मिलेगा। ये अपने आप फैक्टर हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं समय बचाने के लिए, अगर आपको डायरेक्टली पता चल पा रहा है कि ये 216 6 की घात 3 है तो। अदरवाइज आप ये वाला मेथड करिए जो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो यहां से आप देखिए अब a की वैल्यू 4 हो जाएगी। इसको अगर तुलना करेंगे दोनों पक्षों में, 2 की घात a इधर है, इधर 2 की घात 4 है, तो इसका मतलब a 4 हो जाएगा। 3 की घात 3 यहाँ है, 3 की घात b यहाँ है, तो b 3 हो जाएगा। ये सब आप देख सकते हैं कि आराम से यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो बहुत सारे सिंपल मेथड होते हैं, जितना आप समय बचा सके बचाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपको ये जनरल मेथड बता देता हूँ पूरा। अब देखिए यहां से क्या होगा कि भाई 2 से फिर से कटेगा, तो 2 दूनी 4, 1 बचा 2 से 3 14 और 0, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पर 2 से भी कटेगा, 2 1 कम 2, 2 3 6 2 5 10, और फिर 3 से कटेगा तो 3 चौके 12 3 5 15, 3 से फिर कटेगा 15 3 45, 3 से फिर कटेगा 5 और 5 से 1। आप स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं 2 आया 4 बार, 3 आया 3 बार, 5 आया 1 बार। इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 4, 3 की घात 3 और 5 की घात 1। इसी 2160 को ऐसे लिखा जा सकता है। और इधर आपका 2 की घात a गुणे 3 की घात b गुणे 5 की घात c है ही।
दोनों पक्षों के घातों की तुलना करें तो इधर 2 पर घात a है, इधर 2 पर घात 4 है, तो a का मान तो 4 हो गया और b का मान देखिए यहाँ पर 3 हो गया, और 5 पर यहाँ c है और यहाँ 5 पर 1 है, तो इसका मतलब c का मान 1 हो गया। इस प्रकार से a b c का मान निकला है। अब आपको जो बताना था उसको आप फाइंड कर दीजिए, हो गया। तो बताना था 3 की घात a गुणे 2 की घात माइनस b गुणे 5 की घात माइनस c। 3 की घात a का मतलब ये हुआ कि 3 की घात a 4 आ चुका है, तो यहाँ 4 रख दीजिए। 2 की घात माइनस b है और b की वैल्यू 3 था, 3 रख दे। 5 की घात माइनस c है और यहाँ c का मान 1 आया था। बस इसको सरल करिए, 3 की घात 4 गुणे, जो भी घातें माइनस होती है उनको 1/, में लिखते हैं तो प्लस हो जाती है। आपको मालूम है, इसको 1/, में लिखेंगे नीचे तो ये प्लस हो जाएगा, इसको भी 1/, में नीचे लिखेंगे तो 5 की घात माइनस 1 है, 5 की घात 1 हो जाएगा। 3 की घात 4 का मतलब हुआ 81, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 करेंगे तो 81 आएगा, और ये 2 की घात 3 मतलब 8, 8 पंचे 40, तो 81/40 इसका आंसर हो गया, जो कि आपको बी पार्ट में दिया गया है। बी पार्ट इज द राइट आंसर। तो आपको जैसे अब देखिए इतना सब ये मुझे करना ही पड़ेगा क्योंकि आपको मुझे समझाना है। आपको जब करना है तो आप वही मेथड अप्लाई कर सकते थे जो मैंने पहले बताया और डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते थे, ठीक है। तो आप इसको समझिए, कुछ चीजों का जो तरीका होता है उसको वैसे ही चलना पड़ता है, बगैर फैक्टर इसमें निकाले गुणनखंड किए आप इसको नहीं कर पाएंगे, ठीक है, करना ही पड़ेगा। तो ये मत समझिए कि 100% हर एक क्वेश्चन में आपको 100% ट्रिक काम करती है, ऐसा कुछ नहीं। ट्रिक वही होती है जो आपका समय बचाए। ट्रिक का मतलब यही हुआ कि एक सिंपल तरीके से आप कुछ किसी क्वेश्चन को डील कर सके, तो जरूरी नहीं कि प्रत्येक क्वेश्चन में ट्रिक अप्लाई हो जाए, ठीक है। चलिए, अब पार्श्व चित्र में x का मान बताना है। एक चित्र दिया है, आप साफ साफ देख पा रहे हैं। इस चित्र में स्पष्ट रूप से देखिए, तो जो चित्र है, अगर मैं आपको बना के पहले समझाता हूं ज्यादा अच्छा रहेगा। देखिए यहाँ पर इस तरीके से एक चित्र बना हुआ है जिसमें यहाँ 1 लिखा है, यहाँ x लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, यहाँ 8 लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, यहाँ देखिए 27 लिखा है, यहाँ 4 लिखा है और यहाँ 64 लिखा है। आप ये चीज देख पा रहे हैं कि ठीक है, यहाँ पर एक ऐसा कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है कि यहाँ जो जितनी भी रेखाएं हैं उनके सभी विपरीत सिरों पर क्या लिखा है। देखिए जैसे ये 2 है और इसके ठीक विपरीत वाले पर इधर आप आएंगे तो आप देखेंगे ये 2 की घात 3, यानी इसका घन क्यूब करके मिला। 2 की घात 3 8 होता है, ये 3 है। देखिए इसके ठीक विपरीत वाले सिरे पर आप पहुंच जाएंगे तो ये 3 की घात 3 करके 27 मिलता है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं हर संख्या का घन है क्यूब। 4 का घन होता है 4 चौके 16 चौके 64, तो इस 1 का भी क्यूब करना पड़ेगा। 1 का अगर क्यूब करेंगे तो 1 का क्यूब 1 ही होता है, इसलिए x का मान यहाँ पर 1 ही हो जाएगा। बस सिंपल सी बात है, ए पार्ट इसका राइट आंसर है। केवल समझना था और कुछ नहीं था, इसमें देखते ही हो जाना है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सरल करते हैं। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहा जा रहा है कि किसी बंटन का बहुलक ज्ञात किया जा सकता है किससे। जब भी आप देखते हैं कि कभी भी बहुलक ज्ञात किया जाता है तो ऐसे आप चित्र बनाते हैं और इसमें वर्ग अंतराल लिख दिए जाते हैं। जैसे यहाँ 0 हो गया, 10 हो गया, 20 हो गया, 30 हो गया, ऐसे आप देखते हैं 40 हो गया। आपने बहुत सारे ऐसे बहुलक वाले प्रश्न पढ़े कि 0 से 10 के बीच 5 बार बढ़ता है, 10 से 20 के बीच 8 है, 20 से 30 के बीच में आपका 11 है, या 30 से 40 के बीच में ऐसे 7 है, कुछ ऐसा आप देखते फिर देखते बहुलक जो सबसे ज़्यादा वर्ग अंतराल वाला भाग होता है उसी का, जिसकी बारंबारता सर्वाधिक हो, वही बहुलक होता है। तो बहुलक यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी में मिलेगा। तो इस तरीके इसको क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आप देखते हैं क्या होता है कि आप इसको बहुत अच्छे से कर पाते हैं कि इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। इसमें वर्ग अंतराल तो x अक्ष पर ले लिए जाते हैं और y अक्ष पे इनकी बारंबारताएं ले ली जाती हैं और फिर उसी को ऐसे आयत चित्रों से ऐसे प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ मालूम है कि इसको आयत चित्र से दर्शाया जाता है। तो बस सिंपल सी बात है कि बहुलक को आयत चित्र से दर्शाया जाएगा, यही इसका आंसर होगा। और बाकी जो ये लिखा है से अधिक और से कम मतलब मोर देन लेस देन, आप ये 9th और 10th की CBSE में बुक में जा करके अच्छे से NCERT में देख सकते हैं, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप सिंपल ही क्वेश्चन था, इसमें कुछ सोचना नहीं था कि इसमें आपका आयत चित्र द्वारा बहुलक को प्रदर्शित किया जा सकता है, बताया जा सकता है, ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है यदि a प्लस बी बाई सी, देखिए यहाँ पर बोला गया a प्लस बी बाई सी बराबर है b प्लस सी बाई ए और बराबर c प्लस ए बटे b बराबर k। देखिए 3 चीजें हैं, सभी ये सब चीजें बराबर है, आपस में सब बराबर है। मतलब हम इसको भी बराबर लिख सकते हैं, इसको भी बराबर लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं और इसको इसके भी बराबर लिख सकते हैं। जब चारों बराबर है तो किसी को किसी के भी बराबर रखा जा सकता है। तो हम क्या करेंगे इसमें, देखिए तरीका ये अपनाया जाएगा आपका, a प्लस बी बटे सी को भी k रखा जाएगा, ये जो k दिया है, ठीक है। इसी प्रकार से हम b प्लस सी, ये जो दूसरा है b प्लस सी बटे ए, इसको भी k ले लेंगे
और यहाँ पर देखिए c प्लस ए बटे बी, इसको भी k ले लिया जाएगा। इनसे होगा क्या, देखिए इनसे होगा ये कि ये जो बटे में c है ये उधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा, तो आएगा a प्लस बी बराबर c के। यहाँ से आप देखेंगे आएगा b प्लस सी बराबर a के, भाई a इधर गुणा हो जाएगा, ऐसे ये b उधर गुणा हो जाएगा, यहाँ से आएगा c प्लस ए बराबर b के। अब आप देखिए ये जो आपके पास तीन समीकरण बन के दिखाई पड़ रहे हैं, अगर हम इन तीनों समीकरणों को हल करें बहुत ही आसान तरीके से, तीनों समीकरणों को जोड़ने पर अगर हम इन तीनों को क्या कर दे, देखिए जोड़े, तो जोड़ने पर क्या होगा, इधर a प्लस बी, बी प्लस सी, सी प्लस ए, देखिए a यहाँ एक बार ये तो 2 बार a हो गया, इधर का लेफ्ट हैंड में जोड़े b यहाँ भी 2 बार तो 2 बार b हो गया, c यहाँ भी तो 2 बार c हो गया, तो 2a 2b 2c इधर का हो गया। और इधर अगर आप जोड़ते हैं तो सब क्या हो जाएगा, देखिए a के b के c के तीनों जुड़ जाएंगे, a के प्लस b के प्लस c के तीनों जुड़ जाएंगे। अब देखिए यहाँ से 2 कॉमन हुआ, a प्लस बी प्लस सी, और इधर k कॉमन हुआ तो इधर a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट में बचेगा। अब a प्लस बी प्लस सी इधर भी भाई ये चीज़ उधर बटे में जाएगी, कट जाएगा, या डायरेक्ट काट दीजिए तो k बराबर 2 सीधा आ गया, देखिए k बराबर 2 आ गया, इसमें कोई डाउट नहीं, सिंपली ये k बराबर 2 मान आ गया। ठीक है, तो इसको सॉल्व भी करना पड़ेगा, कुछ क्वेश्चंस आपको सॉल्व करके ही निकालने होंगे, लेकिन तरीके बहुत सिंपल हैं, अगर आप समझ जाएं तो बहुत ही आसान है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो आप ध्यान रखिए और इसको सॉल्व करिए। आई होप आप समझ गए कि इसका आंसर 2 आया था। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बनाए जा सकते हैं। भुजा की माप आपको दी गई, देखिए कुछ आपको भुजाओं की माप दी गई है त्रिभुज के लिए कि इससे त्रिभुज आप बना सकते हैं, तो 1.2, 4.2, 5.9 और 8.1, ये सब सेंटीमीटर में, तो मैं सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ, समझने के लिए सीधे ऐसे लिख लेता हूँ। अब आप बताइए त्रिभुज बनने की विशेषता क्या होती है। कोई भी त्रिभुज तभी बन सकता है जब उसकी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो। ध्यान रखें, कभी भी जैसे मैं ये बोलूं कि एक त्रिभुज है 3, 4, 5 सेंटीमीटर, क्या ये संभव है? बिल्कुल संभव है, क्योंकि आप 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, जो कि 5 से बड़ा है। किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो, या एक और नियम होता है कि किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा होना चाहिए। दोनों बातें याद रखिए, किन्हीं भी 2 भुजाओं का योगफल तीसरे से बड़ा हो, या किन्हीं भी 2 भुजाओं का अंतर तीसरे से कम हो, तो वो त्रिभुज संभव है, अन्यथा त्रिभुज संभव नहीं है। जैसे हम बात करें 3 और 4 को जोड़े 7 होता है, जो कि इससे बड़ा है। 3 और 4 का अंतर 1 होगा, जो कि 5 से छोटा है। देखिए दोनों शर्तें लागू हो रही। अब अगर हम 4 और 5 जोड़े तो 9 होता है, जो कि 3 से बड़ा है। भाई अगर आप ये जोड़ेंगे तो इससे देखेंगे, अगर हमने इनको जोड़ा तो इसके हिसाब से तुलना किया। ठीक है, तो हम इससे देख रहे हैं 4 और 5, इससे हम देख चुके हैं, तो अब हम 4 और 5 से देख रहे हैं। 4, 5, 9 होगा, जो कि 3 से बड़ा है, और 5 और 4 का अंतर 1 होगा, जो 3 से छोटा है। बिल्कुल ये त्रिभुज संभव है। अब इससे भी हमने देख लिया, अब हम क्या करते हैं, इनको लेकर के देखते हैं। तो 5, 3, 8 हुआ, 4 से बड़ा है। 5 और 3 का अंतर 2 है, 4 से छोटा है। आप देख रहे हैं सारी शर्तें फॉलो हो रही, तो ये त्रिभुज संभव है। कोई भी त्रिभुज तभी संभव होगा। अब मुझे आशा है कि आप इसका बेसिक समझ गए होंगे कि रूल क्या होता है। कोई भी त्रिभुज बनाना तभी संभव है जब उसकी 2 भुजाओं का योगफल तीसरी भुजा से बड़ा हो, या उसकी दोनों भुजाओं का अंतर तीसरी भुजा से छोटा हो। ठीक है, अब आप चेक करिए, क्या आप कह सकते हैं कि इसको जोड़ने पर आप देखिए कितना आ रहा है। इसको जोड़ेंगे तो 5.4 ही आ रहा है, जो कि देखिए इसी से छोटा हो गया। तो ये वाली भुजा तो हमारे लिए बेकार है, इसको हम प्रयोग में ही नहीं ले सकते, इसको प्रयोग में ले ही नहीं सकते। अब आप देखेंगे इन तीनों के साथ हम देखते चेक करते, इन तीनों के साथ इसको जोड़ेंगे तो 5 और 9 10 समथिंग होगा, 10.1, जो कि इससे बड़ा है। ठीक है, और इनका अंतर तो इससे छोटा है ही है। इसी तरीके से आप देखेंगे इसका योगफल इससे बड़ा है, अंतर भी इससे छोटा है। आप देख रहे हैं कि बिल्कुल इन तीनों के साथ त्रिभुज संभव है, लेकिन इस भुजा को बेकार लेना, ये भुजा ली ही नहीं जा सकती। ये भुजा लेने पर बाकी गड़बड़ कर जाएगा। तो इसका मतलब यही 3 भुजाएं लेकर के त्रिभुज बनाया जा सकता, जो कि सिर्फ एक ही त्रिभुज ऐसा बन सकता है। तो उसने कहा निम्नलिखित में से कोई 3 मापों को लेकर कुल कितने त्रिभुज बन सकते हैं। एक ही त्रिभुज बन सकता है, तो ए पार्ट इसका राइट आंसर है। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अगर आपने बेसिक्स पर फोकस किया तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ओरल पेन भी चलाने की जरूरत नहीं है, बहुत आसानी से प्रश्न लग जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को देखते हैं। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 23 है। देखिए बोला गया इसमें एक भिन्न का हर अंश के 2 गुने से 1 अधिक है, अंश में 2 जोड़ने से और हर में 3 घटाने पर 1 प्राप्त होता है, तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसको सिंपली आप देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन सबसे पहले ऑप्शन से ही देख लीजिए। बोला गया है कि भिन्न का जो हर है, ठीक है, वो अंश से 2 गुने से 1 अधिक है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है वो 2 टाइम्स है उसके न्यूमरेटर का, और उससे 1 ज़्यादा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर देखिए, अगर 2 गुने से 1 ज़्यादा है तो यहाँ देखिए 4 का 2 गुना होता है 8, और 1 ज़्यादा 9 है भी। 2 का 2 गुना होता है
4 और उससे एक ज़्यादा 5 यहाँ लिखा भी है, तो ये दो ऑप्शन ठीक है। एक का 2 गुना करके एक जोड़ेंगे तो ये ऑप्शन बेकार है, तो एक ऑप्शन एलिमिनेट हो गया और बाकी 3 ऑप्शन काम कर रहे हैं, ठीक है। अब इनमें से हमको देखना है, तो आगे की प्रोसेस को समझेंगे। उसमें आगे क्या बोला गया, उसने कहा यदि अंश में 2 जोड़ दे, अंश में अगर 2 जोड़ दे, देखिए इस 4 अंश में 2 जोड़े तो 6 हो जाएगा, और हर में से 3 घटा दे, तो आप देखिए जैसे हम 4/9 को, अब हमें सिर्फ इन 3 को चेक करना है, इस 3 को चेक करना है, तो हम चेक करते जो जो कंडीशन दी गई। उसने कहा है कि अगर अंश में 2 जोड़ दें, ठीक है जोड़ दिया, और हर में से 3 घटा दें, घटा दिया, तो 1 मिलना चाहिए। क्या ऐसा हो रहा है, देखिए तो 4 2 6, और यहां पर क्या होगा, 9 में से 3 जाएगा 6, और ये 1 मिल रहा है, ठीक है। ये आपका इसका मतलब सही आंसर है। अब बाकी के लिए भी देख लीजिए, इसमें भी अगर अंश में से क्या बोला गया है, अंश में 2 जोड़ दें और हर में से 3 घटा दें, तो ये 4/2 आ रहा है। देखिए ऊपर 4 नीचे 2, जो कि कट के 2 आएगा, ये 1 नहीं है, तो ये आंसर नहीं हो सकता, इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं है। ये तो हो गया, आंसर तो आपको मिल ही गया, लेकिन चेक करने के लिए अब आप कर लीजिए, जैसे 1/3 इसमें 2 जोड़ दें और इसमें 3 घटा दें हर में, तो हर में इसमें 3 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। 0 आने का मतलब ये नॉट डिफाइंड इनफाइनाइट आ जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हर में 0 आ गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं ये सब कैंसिल हो गया और 4/9 ही आपका आंसर हो गया, ठीक है। डायरेक्ट चेक कर लिया बिना सॉल्व किए, ऑप्शन से ही आपने इसको चेक कर लिया। तो इस तरीके से आप अप्रोच रखेंगे तो आपको बहुत आसानी से चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार यहां पर देख लीजिए, उसने कहा था कि अगर हर में अब 2 जोड़ दे, अंश में 2 जोड़ दें, जोड़ दिया तो कितना हुआ 6, और हर से 3 घटा दे तो कितना हुआ, ये भी 6, तो 6/6 1 आ ही गया, जो कि उसने बोला था कि 1 मिलता है, 1 प्राप्त होता है, ठीक है। तो इसका मतलब हमने ऐसे डायरेक्टली चेक कर लिया, हो गया। तो अब आपको इससे ज़्यादा इजी ट्रिक नहीं मिल सकती, और ये डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर पा रहे हैं, कोई भी क्वेश्चन लिख के लगाने की जरूरत ही नहीं है, सीधा कर लेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे तरीके होते हैं, और बाकी ऐसे बहुत से क्वेश्चंस करना मैंने डीएलएड के कोर्सेज में बताया है। जिन लोगों को, जैसे ये बॉडमॉस का क्वेश्चन अगला लिखा है, लासा मासा, जो भी क्वेश्चन चैप्टर्स हैं यहाँ पर, इनसे रिलेटेड अगर बेसिक बिल्कुल ही जिन लोगों को भूला हुआ है, 6th 7th 8th स्टैंडर्ड की भी जिनको मैथमेटिक्स नहीं याद है, वो लोग क्या करें, डीएलएड के मैथमेटिक्स के जो कोर्सेज मैंने पढ़ाए हैं, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, जो भी सेमेस्टर अवेलेबल है, उनको जाकर के अपने चैप्टर्स वहाँ पर जो जो चैप्टर आपके वीक हो या जो भूले हों, वहाँ से आप प्रिपेयर करेंगे तो बिल्कुल 0 लेवल से आपको सारी चीज़ें आ जाएंगी, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 आपसे क्या बोल रहा है। देखिए यहाँ बॉडमॉस रूल का यूज होगा, ब्रैकेट, और ये देख रहे हैं ब्रैकेट वाले क्वेश्चन है। तो बॉडमॉस रूल क्या होता है, आप सभी जानते हैं बहुत अच्छे से बॉडमॉस रूल के बारे में, कि बॉडमॉस रूल ये होता है कि बी फॉर यहाँ पर ब्रैकेट होता है। सबसे पहले अगर कभी ऐसे क्वेश्चन दिए हों तो उसमें ब्रैकेट्स को सॉल्व किया जाता है, और ब्रैकेट्स आपके पास कितने तरीके के होते हैं आप जानते हैं। ब्रैकेट्स में आपके पास देखिए ये आपका लाइन ब्रैकेट होता है, जब विनकुलम ब्रैकेट कहते हैं, ये स्मॉल ब्रैकेट होता है, या फिर ये कर्ली ब्रैकेट होता है, और ये स्क्वायर ब्रैकेट होता है। ये 4 तरह के ब्रैकेट आपको मिलते हैं, और इनको सॉल्व करने का क्रम भी यही है। सबसे पहले इसको सॉल्व किया जाता है, फिर इसको किया जाता है, फिर इसको, फिर इसको। ये भी ध्यान रखें, क्रम भी यही। तो जब भी कभी ब्रैकेट्स लगे हों तो सबसे पहले ये लाइन यानी बार ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, फिर स्मॉल, फिर कर्ली, और फिर ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग बहुत पहले से अच्छे से जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। तो ये ब्रैकेट पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसको ब्रैकेट में ही करते हैं, और उसके बाद जब ब्रैकेट हो जाता है तो ये ओ फॉर ऑफ होता है। ऑफ का मतलब का अगर कहीं लिखा हो तो, जैसे कहीं लिखा 3/5 का 20 ऐसे लिखा है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 3/5 का की जगह गुणा लगाएंगे, का मतलब लिखा हो या ऑफ लिखा हो एक ही बात है। अब इसको गुणा लगाएंगे और 20, और फिर 5 एकम 5 चौके 20, ऐसे फिर 4 3 12, ऐसे सरल किया जाता है। यानी कि ब्रैकेट्स के बाद ऑफ को सरल किया जाता है। फिर आपको देखिए डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन, यानी भाग, गुणा, जोड़ और घटाव किया जाता है। ये क्रम होता है बॉडमॉस को सरल करने का। जिनको डिटेल में बॉडमॉस समझना हो तो चैप्टर वाइज में मैंने इसको समझा दिया, आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चैप्टर वाइज में प्रिपेयर करिए, और वहां से करने के बाद फिर इसको सॉल्व करिए। चलिए अब मैं डायरेक्टली इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ पर क्वेश्चन जो लिखा है, -9 -8 + 24, और ये डिवाइड का साइन है, और यहाँ से 13 -7, और ये बार ब्रैकेट लगा हुआ है। ये आपका क्वेश्चन है, इसको आपको सॉल्व करना है। तो देखिए इसमें क्या होगा, सबसे पहले मैंने कहा ब्रैकेट्स में लाइन ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो ये सॉल्व करेंगे। अब देखिए इतने पार्ट को अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये 13 में से 7 जाएगा, कितना होगा, 6 बचेगा। 6 बचेगा, 6 को 24 से भाग देंगे तो 24/6 करेंगे, तो 6 कम 6 चौके 24, ये 4 हो जाएगा, ठीक है। अब वो 4 हो गया, देखिए
यहाँ से 4 हो चुका, तो बाकी चलिए मैं नोट कर देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। और ये माइनस का 8 हो गया, प्लस यहाँ से आप सब कुछ सॉल्व होकर 4 आ गया, ठीक है, 4 आ गया। तो अब देखिए -9, अब यहाँ पर आप देखेंगे इसको अगर हम सरल करें तो प्लस माइनस माइनस होता है, 8 और 4 का जब माइनस करेंगे तो आपका माइनस का 4 आएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा, इसलिए माइनस का 4। अब आप देखिए ये -9, ये माइनस माइनस प्लस का 4, फिर फाइनली प्लस माइनस माइनस, 9 में से 4 जाएगा 5, लेकिन बड़ी संख्या के आगे माइनस लगा, इसलिए माइनस का 5 आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो गया सी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, -5। ठीक है, -5 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। आप लोग इसको समझ चुके होंगे, इसको फटाफट और इजी तरीके से कर सकते हैं। ओरल पूरा क्वेश्चन किया जा सकता है, लिख के समझाना पड़ता है, बाकी तो आप इसको मौखिक कर सकते हैं। देखिए डायरेक्ट यहाँ से 6 बचा था, 6 चौके 24, 4 बचा, 4 यहाँ प्लस का है, माइनस का 8 है तो -4 बचा, माइनस माइनस प्लस हुआ, -9 + 4 -5 हुआ। डायरेक्ट ऐसे बोला जा सकता है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक, इतने छोटे छोटे नंबर्स हैं, कुछ सोचना ही नहीं है, केवल रूल आपके माइंड में हो, बस आप बिना पेन यूज़ किए इसको सॉल्व कर सकते हैं। कितना भी टाइम बचाया जा सकता है। अब ये आपकी एफिशिएंसी और वर्क पे डिपेंड करता है कि आप कितनी मेहनत करते हैं, कितनी प्रैक्टिस करते हैं, उसी से आप टाइम बचा पाएंगे, उसी से आप इतनी प्रैक्टिस करके कैलकुलेशंस इजी कर पाएंगे, तो आप आसानी से एग्जाम में कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इसमें बोला गया है मासा a,8। ऐसे लिखने का अर्थ यह है कि मासा a,8 बराबर कितना, 4। इसका मतलब a और 8 दो नंबर्स हैं जिनका मासा 4 है, इसका ये अर्थ हुआ। इसका मतलब एक संख्या a है, दूसरी संख्या 8 है और उनका मासा दिया है 4। ऐसे ही यहाँ पर अगला लाइन लिखा गया है, देखिए लासा, और फिर लिखा गया है लासा a,8 और ये है आपका 24। तो आप देखें यहाँ इसका अर्थ यही कि a और 8 दो संख्याएं जिनका लासा 24 है, तो संख्याएं तो वही ऊपर भी है वही नीचे भी है। इसका मतलब पहली संख्या a है, दूसरी संख्या 8 है, जिनका मासा और लासा पता है 4 और 24। तो हम क्या करेंगे, हमें सूत्र पता है कि मासा गुणे लासा बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। सिंपल सी बात है, अब इसमें मान रख देंगे। ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। यहाँ पर मासा की जगह 4 था, लासा की जगह देखिए 24 था, तो यहाँ पर 24 रख देंगे। पहली संख्या आप ए है, ए रख दीजिए, दूसरी संख्या 8 है, 8 रख दीजिए। यहाँ पर दो संख्या ये चल रही, बस अब तो ए निकल ही आएगा। ये गुणे में 8 है, इधर आकर के 4 और 24 के नीचे बटे में हो जाएगा, बस इसको सॉल्व कर लीजिए। 8 × 8 = 24, 4 × 12, तो ए का मान सिंपली 12 आ गया। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसानी से आप कर सकते हैं। देखिए ए का मान सी पार्ट में दिया गया जो कि 12 है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है। देखिए क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है कि किसी आयताकार खेत का विकर्ण 17 मीटर है। देखिए यहाँ पर आपको विकर्ण दिया गया है, ठीक है, विकर्ण जिसको हम डी से भी लिखते हैं डायगोनल, ये 17 मीटर है। और बोला गया परिमाप उस आयत का, परिमाप को पेरीमीटर कहते हैं तो पी से लिख सकते हैं, जो कि 46 मीटर। और खेत का क्षेत्रफल यानी एरिया, जिसको हम ए से लिख सकते हैं, ये आपको बताना है। तो आप इस ऐसे केस में एक फॉर्मूला याद रखिए, विकर्ण, परिमाप और क्षेत्रफल में एक संबंध होता है, 4d² = p² - 8a। ये एक रूल आप याद रखेंगे और इस रूल के अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें जो कुछ भी वैल्यूज दी गई हैं केवल आपको पुट करना है और सॉल्व करना है। ठीक है, अब यहाँ पर इस डी आप देख रहे हैं डायगोनल होता है विकर्ण, पी मतलब परिमाप, ए मतलब क्षेत्रफल यानी एरिया। तो अब यहाँ पर अगर देखें तो d², इसका मतलब 17 का स्क्वायर कर देंगे, ऐसे d की जगह 17 रख देंगे। p² मतलब 46 दिया, 46 का स्क्वायर किया जाएगा, -8a मतलब 8 गुणे क्षेत्रफल, ये a ही बताना है। बस इसको आप सॉल्व कर लीजिए। 4 × 17 का वर्ग होता है 289, आप सभी जानते हैं। 46 का वर्ग आप करेंगे तो 46 × 46 करके ऐसे देख लेंगे। ठीक है, 6 × 36, 6 × 24, 3 × 27, 4 × 24, 2 × 4 = 16, 2 × 18, 6 × 7 = 11, 8 2 10, 1 11 और 1 1 2, 2116। देखिए यहाँ पर आपका 2116 आ गया, -8a ऐसे रहने दीजिए। ए आपको फाइंड ही करना है, इसको आप गुणा कर लीजिए। 4 × 9 = 36, 4 × 9 = 36, 6 3, 4 × 8 = 32, 3 35, 5 3, 4 दूनी 8 3 11, 1156 बराबर 2 1 1 6 -8a। अब आप इसको इधर लाएंगे, माइनस करेंगे। 2116 में से ये माइनस हो जाएगा, देखिए यहीं पर लिख लेते हैं, माइनस कर लेते हैं फटाफट। इसको माइनस करेंगे, 8 में 6 में से 6 गया 0 आया, 5 यहाँ 11 में से 5 गया 6 बचा,
ठीक है, यहाँ 10 में से 1 गया, 9 बचा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 960 बचेगा। जब इसको इधर लाएंगे तो माइनस का 960 बचेगा, केवल आपको इसको इधर ला के माइनस करना है। और ये -8 है, माइनस माइनस दोनों तरफ से कट जाएगा। ए बराबर आप देखेंगे तो 960 बटे में ये 8 आ जाएगा। भाई ये 8 गुणे में इसके नीचे बटे में आ जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे, 8 एक कम 8, 8 दूनी 16, 0, 120 आंसर आ गया। क्षेत्रफल 120 आ जाएगा, 120 मीटर स्क्वायर, क्योंकि क्षेत्रफल इसलिए मीटर स्क्वायर में 120 आप देख रहे हैं सी पार्ट में दिया गया है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो गया 120 मीटर स्क्वायर। चलिए आगे पढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करिए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 आपसे कहा गया है 2 पर ऐसे 2 लिखा गया है और 2 पर -1 और बाहर भी -1, 2 पावर लगी। जब किसी भी संख्या पर एक साथ 2 पावर लगती हैं देखिए, तो जो पावर होती हैं, घातें होती हैं, वो गुणा हो जाती हैं। ये मैंने आपको अच्छे से समझाया है। तो यहाँ भी ये घात में -1 और गुणे -1 जब आप करेंगे तो ये 2 पर जब 2 घातें आपस में गुणा हो रही होती तो घातें आप देख रहे हैं यहाँ पर 1 एक कम 1 प्लस का ही हो जाएगा। 2 पर आप देख रहे हैं ऐसे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होगा। 2 पर 1 मतलब 2 ही आ गया। इसको सॉल्व करके सिंपल 2 ही आ गया। अब 2 आ गया तो 2 क्या है आप अच्छे से जानते हैं। देखिए 2 अभाज्य होता है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है, तो ये आपको मालूम है अभाज्य है। सम संख्या सम भी है, क्योंकि 2 एक सम संख्या भी होता है। 2 पार्ट सही हो गए। 2 का गुणक मल्टीपल ऑफ 2 ये भी है, क्योंकि 2 अपने आप से कटता 2 एक कम 2 होता ही होता है, तो 2 का गुणक भी है। लेकिन विषम संख्या डी पार्ट ये नहीं है, क्योंकि 2 एक सम संख्या विषम नहीं है। तो इसका मतलब 3 ऑप्शन सही हुए, ए, बी और सी। इसका जो सॉल्यूशन आया वो 3 चीज़ों को फॉलो करता है कि ये एक अभाज्य संख्या, ये एक सम संख्या है और ये 2 का गुणक है। ठीक है, तो इसका मतलब ए बी सी राइट आंसर है। तो इसका ए पार्ट में दिया गया, ए बी सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए आप इसको आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए इसमें कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है, हमको सही कथन सिलेक्ट करना है। तो बोला गया 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य होता है। 2 अभाज्य संख्याओं का को जोड़े तो क्या अभाज्य ही होता है। तो आप देखिए अगर पहली अभाज्य 2 3 जोड़े 5 अभाज्य हुआ, लेकिन अगर मैं कहूँ 5 और 7 ये भी तो अभाज्य हैं, जोड़िए तो ये 12 आ गया। तो क्या ये आप देख रहे हैं 12 अभाज्य है? नहीं, 12 तो भाज्य, 3 से भी कटता है, 4 से भी कटता है। तो इसका मतलब ये कथन सही नहीं है। 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य हो ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, जो कि आप एक उदाहरण देख रहे हैं कि 5 और 7 का योगफल 12, जो कि अभाज्य नहीं बल्कि भाज्य है। तो ये रॉन्ग हो गया स्टेटमेंट। दूसरा कहा गया एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। तो ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि भाज्य संख्या विषम हो सकती है। जैसे आप जानते हैं 9 एक भाज्य संख्या है, क्योंकि 9 3 से भी कट जाती है ना। भाज्य वो होती है जो 1 से और अपने आप के अलावा किसी और संख्या से भी कट जाए। तो 1 से तो कटेगा ही, 9 अपने आप से भी कटेगा और साथ ही साथ ये 3 से भी कट जाता है। इसलिए 9 एक भाज्य संख्या है और 9 एक भाज्य संख्या होते हुए विषम भी है, भाज्य भी है और आप देख रहे हैं कि ये विषम भी है। तो इसका मतलब ये राइट आंसर है कि एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है। बिल्कुल ये सही आंसर मिल गया। अब आगे करने की जरूरत नहीं। अगर आप चेक करना चाहें, ऑप्शन समझना चाहें तो समझ सकते हैं। देखिए कहा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, गलत, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 ही होती है। 1 के बारे में अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे 1 ना तो भाज्य है ना अभाज्य है। कई बार 1 के लिए भी प्रश्न आ सकता है कि 1 कैसी संख्या है, तो ना तो भाज्य ना अभाज्य। ठीक है, कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है। क्या कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम हो और अभाज्य? तो 2 ही ऐसी संख्या जो सम भी है। देखिए 2 ऐसी संख्या जो सम भी है और अभाज्य भी है। ये एकमात्र ऐसी संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य भी है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या, ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आप लोग ध्यान रखिए, यूपी टेट वगैरह में बहुत ज्यादा रिपीट होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, एकमात्र सम अभाज्य संख्या वो भी 2। ठीक है, तो इस तरीके के कई तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो कोई सम संख्या अभाज्य नहीं इन्होंने कहा था, ये भी गलत, क्योंकि 2 ऐसी सम संख्या जो अभाज्य भी है। तो आप देख रहे हैं केवल आपका ऑप्शन बी सही हुआ। चलिए बाकी के 2 प्रश्न और बचे, उनको भी करते हैं और इसको समाप्त करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में आपसे कहा गया है एक बहुभुज के अंतः एवं बाह्य कोणों का अंतर 60 डिग्री हो तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताइए। अब देखिए कोई भी बहुभुज यानी पॉलीगन होता है, उसका प्रत्येक अंतः कोण, बहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण इंटीरियर एंगल, ठीक है, इसका सूत्र आप जानते हैं, ये होता है n-2 इंटू 180/n। n यहाँ बहुभुज की भुजाओं की संख्या होती है, n बहुभुज की भुजाओं को कहते हैं। अब इसी तरीके से प्रत्येक अगर हम बाह्य कोण का सूत्र लिखें
एक्सटर्नल एंगल जो किसी भी पॉलीगन का एक्सटर्नल एंगल होता है वो 360/n होता है। दोनों के लिए बोला गया है कि दोनों कोणों का अंतर 60 डिग्री हो। इसका मतलब इनका अंतर, तो हम क्या करते हैं, दोनों आप देखिए वैल्यूज आपके सामने हैं, इनका अंतर करते हैं और अंतर मतलब माइनस करेंगे। अंतर कितना होना चाहिए, 60 होना चाहिए। बस इसको सरल कर दीजिए, n का मान जो आएगा वही बहुभुज की भुजाओं की संख्या आएगी। ठीक है, तो इसको सरल करते हैं। दोनों में देखिए हर बराबर है तो n ऐसे लिख लेते हैं। इसको इससे गुणा करेंगे देखिए, तो 180n माइनस 180 को 2 से 360, और फिर ये माइनस है, इधर भी 360 है, बराबर का 60 है। ठीक है, अब देखिए ये n इधर जाएगा तो आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये जो डिवाइड में है ये उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 180n माइनस 360 आप 720 लिख सकते हैं, 720, और बराबर में ये हो जाएगा 60n। भाई n उधर जाएगा तो 60 से गुणा हो जाएगा। अब देखिए ये आपका नंबर एक तरफ कर लीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, और n एक तरफ कर लीजिए। अब देखिए 180n में से ये 60n इधर आएगा, माइनस n हो जाएगा, माइनस ये 60n हो जाएगा, और ये 720 उधर चला जाएगा। अब इसको सरल करें तो 180 में से 60 जाएगा तो 120n, और उधर 720, n निकालेंगे तो 720/120, 0 से कट के 12 छंग 72, तो n बराबर 6 आ गया। 6 भुजाएं होंगी इस बहुभुज में। इसके बाद एक प्रश्न और लिखा है जो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या, आप सभी जानते हैं एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है अनंत। असंख्य बिंदु होते हैं एक सरल रेखा पर। सरल रेखा जो होती है उसके दोनों सिरों का कुछ पता नहीं होता, अनंत विस्तार इधर भी होता है, इसका अनंत विस्तार इधर भी होता है। सरल रेखा पर अनंत बिंदु हो सकते हैं, इसका कोई पता नहीं कितने बिंदु होंगे। तो इसका मतलब एक स्ट्रेट लाइन सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या असंख्य अनंत होती है। आई होप आप इन सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे, डिटेल में सीख गए होंगे। तो वीडियोस को आप शेयर करते रहिए, लगातार फ्रेंड्स को जोड़ते रहिए। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।